Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव एंड चलिए देख लेते हैं आज क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स। लेकिन शुरुआत करेंगे हम इक्विटी मार्केट से। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो इक्विटी मार्केट है, जो यूएस एशिया सारा जो इक्विटी मार्केट है, जो मेजर इंडाइसेस है आप देख सकते हैं। एंड जो डेटा है, जो नंबर्स है वो इन रेड है। तो डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक ऑलमोस्ट फ्लैट से थोड़ा इन रेड ही है। तो नैस्डैक जो कि ऑलमोस्ट आधा परसेंट डाउन है, बट मेजरली जो सारे इंडाइसेस है यूएस के वो इन रेड है। अगर मैं बात करता हूँ यूरोपियन इंडाइसेस के, तो वो थोड़े बहुत इन ग्रीन क्लोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेजर मूव आया है, बट जो यूरोपियन इंडाइसेस है वो इन ग्रीन क्लोज हुए हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं चाइनीज एशियन मार्केट की, चाइनीज हो गया, कोरियन हो गया, जापान का मार्केट हो गया, तो वो सब जो है इन रेड ही बेसिकली क्लोज हुए हैं आज। एंड अगर अपने इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है। तो जो इक्विटी मार्केट का हालत कुछ ऐसा है। अ, अगर हम क्रिप्टो मार्केट पे चलते हैं तो क्रिप्टो मार्केट का हालत काफ़ी बुरा है। तो जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो अभी गिर के 2.93 ट्रिलियन, तो 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 3 से 3.5% जो है मार्केट कैप वो उड़ चुका है। अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं तो फियर अभी एक्सट्रीम फियर पे है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में सेल ऑफ हमको देखने को मिल रहा है, मार्केट में क्लियरली एक एक्सट्रीम फियर हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। लोग कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं, कोई भी क्रिप्टो में पैसे नहीं डाल रहा है, ये हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। बीटीसी के डोमिनेंस की बात करते हैं तो अभी बीटीसी का डोमिनेंस 58% पे है। तो वो बीटीसी जो है अपना जो डोमिनेंस है वो उसी लेवल्स पे मेंटेन कर रहा है, तो वो बीटीसी के लिए अच्छी बात है। एंड ऑफ कोर्स अभी मार्केट में बीटीसी अपने मतलब अपने पोजीशंस को होल्ड करे, इथीरियम अपने लेवल्स को होल्ड करे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम रैली या फिर उस प्राइस में सर्ज आने की तो बाद में उसकी बात होगी। पहले जो जो प्राइस लेवल्स है वो होल्ड कर पाए टोकन्स, वो ही काफ़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में सेल ऑफ हमको देखने को मिल रहा है, ये कब खत्म होगा किसी को पता नहीं। आज भी बिटकॉइन ऑलमोस्ट 3% डाउन है, इथीरियम 4% डाउन है। क्या रीजन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए पहला न्यूज़ आर्टिकल भी हम अ, देख लेते हैं। तो सो मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में पहला न्यूज़ आर्टिकल है यूएस का बेसिकली इकोनॉमिक डेटा को लेके। यहाँ पे आई थिंक एक्सआरपी के प्राइस के बारे में भी बात की जा रही है, क्योंकि एक्सआरपी का जो लेवल है $2 का लेवल, आई थिंक वो एक्सआरपी होल्ड करने में उसको भी एक्सआरपी ने गिव अप कर दिया। तो उसके बाद अभी एक्सआरपी जो है 1.88 लेवल उस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 24 आवर्स में 5% डाउन है। मैं आज से कुछ दिन पहले चेक कर रहा था, आई थिंक 3 या 4 दिन पहले जो एक्सआरपी था $2 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन एक्सआरपी जो है काफ़ी नीचे गिर चुका है। वो जो $2 का लेवल था, जो कि काफ़ी बड़ा सपोर्ट था एक्सआरपी के लिए, वो भी उसने गिव अप कर दिया एंड वहाँ से एक्सआरपी में एक अच्छा खासा हमको सेल ऑफ आया। एक्सआरपी जबकि एक बहुत ही अच्छा टोकन है, आप सबको पता है, एक डाइनो टोकन है, लेकिन जो अपना प्राइस लेवल से एक्सआरपी होल्ड नहीं कर पाया। ये चीज़ सारे ही एसेट्स के साथ है, सारे ही मैं बोलूँगा क्रिप्टो एसेट्स के साथ है, क्योंकि सारे जितने भी टोकन से, अगर हम इथीरियम की बात करें, सोलाना की बात करें, हम एवैक्स की बात करें, हम ऑन्डो फाइनेंस, चेन लिंक, हाइप, जो काफ़ी अच्छे टोकन्स है, उनका यूटिलिटी भी है हर स्पेस में। जैसे आरडब्ल्यू स्पेस में एवैक्स और ऑन्डो फाइनेंस काफ़ी अच्छा है। सोलाना एक काफ़ी अच्छा ब्लॉकचेन है, जो कि काफ़ी एफिशिएंट है, काफ़ी चीप है।
इथीरियम एक इतना बड़ा ब्लॉकचेन है, वो ग्लोबल कंप्यूटर है, हम देख सकते हैं। लेकिन जो है मार्केट उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहा है। मार्केट में जो भी ट्रेडर्स है, जो भी मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, वो उस चीज़ को अभी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे कि ये इस पर्टिकुलर टोकन का पर्पस क्या है। क्योंकि मार्केट अभी मार्केट का हालत अभी काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी वल्नरेबल है, जहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा भी मार्केट में सेल ऑफ आता है तो लोग जो है तुरंत, लोग जितने भी लोग हैं तुरंत पैसा निकालने लगते हैं। तो इस वजह से जो है मार्केट में इतना एक एक्सट्रीम फियर आया हुआ है। लेकिन ये वीक काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इस वीक में काफ़ी सारे इवेंट्स जो है लाइंड अप है। काफ़ी सारे यूएस एंड जापान के इकोनॉमिक इवेंट्स है जो कि लाइंड अप है, वो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए। क्योंकि तो पहला जो कल यानी 16 दिसंबर को अभी आने वाला है, नॉन पे फार्म रोल्स का डेटा, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड नॉन पे पे रोल्स का डेटा, नॉन फार्म पे रोल्स का डेटा, सॉरी मिस्टेक, नॉन फार्म पे रोल्स का डेटा जो कि एनएफपी एंड यूएस अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वो रिलीज करने वाले हैं। एंड लास्ट टाइम जब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ कुछ ही लाइक आई थिंक 45-50,000 जॉब्स ऐड हो गए, वहाँ पे हमने देखा कि 200,000 जॉब्स जो है वो ऐड किए गए थे। ये आई थिंक 2 हफ्ते पहले की बात है जब ये डेटा रिलीज किया गया था। एंड उसमें उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ भी आया था इस चीज़ को लेके, क्योंकि फिर लोगों को लगने लगा है कि अब जब जॉब डेटा खराब होता है, वो एक मार्केट के लिए स्पेशली एक अच्छा सिग्नल होता है। क्योंकि जब अगर जो जॉब का डेटा है वो खराब होता है तो फेड के जो रेट कट करने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन 200,000 जॉब्स ऐड हुए तो उसके वजह से क्या हुआ था कि वो एक ये रूमर ये फैल गया था कि जो है फेड रेट कट नहीं करेगा, लेकिन फाइनली फेड ने रेट कट किया, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया, जो कि सब लोग एक्सपेक्ट करके चल ही रहे थे। वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन था, सब लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। तो जितना हम लोगों ने सोचा था उतना ही फेड ने रेट कट किया। तो इस बार यानी कल भी एनएफ पी का डेटा आने वाला है। देखते हैं इस बार कितने जॉब्स ऐड होते हैं। लोग सोच रहे हैं अराउंड, एक्सपर्ट्स का कहना है, इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि 50,000 के आसपास कुछ जॉब्स ऐड होंगे। लेकिन ये देखने वाली बात है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की भी का भी डेटा आने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले से बढ़ेगा, ये लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 4.4% है, 4.5% तक जा सकता है, वो एक्सपेक्ट करके चल रहे। तो ये जो भी डेटा होगा वो जनवरी के रेट कट के लिए एक बेसिस बन सकता है। अगर डेटा खराब होता है तो हम जनवरी में भी एक रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो इसलिए हमारे लिए ये डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ऑन December 17 जो कि वेंसडे को फेड का जो है स्पीच लाइंड अप है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं जो फेड के चेयरमैन है, जो फेड के अदर गवर्नर्स है, स्टीफन मायरन हो गए, क्रिस वॉलर हो गए, उनके जो स्पीचेस है वो लाइंड अप है। एंड हम देख सकते हैं उनका स्पीच, उनके क्या कमेंट्स है, उनका फ्यूचर व्यू क्या है, उनका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, ये देखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। वो लोग किस डेटा को कंसिडर करेंगे, डेटा को कैसा देखेंगे। और हर गवर्नर का पीओवी हमारे लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2026 एक नया साल है, एक नई तो हम देखते हैं। एंड सून हम देखेंगे अगले ही साल, आई थिंक अप्रैल या मई में एक नए फेड चेयर अपॉइंट होते हुए हम देख सकते हैं। क्योंकि जो करंट चेयरमैन है, जेरेमी पावल, उनका जो टर्म है वो खत्म होने वाला है। एंड यहाँ पे अभी देखना है कि कौन अगला फेड चेयरमैन बन सकता है। आई थिंक दो कंटेंडर्स ऑलरेडी है। एक दोनों केविन, आई डोंट नो उनका लास्ट नेम्स मुझे पता नहीं, बट दो केविन है जिनका दोनों का फर्स्ट नेम केविन है। वो लोग शायद नेक्स्ट फेड चेयर बनने के चांसेस है। तो फेड का जो स्पीच है वो वेंसडे
के लिए लाइन अप है एंड उसमें देखना ये है कि फेड नेक्स्ट ईयर के रेट कट के लिए क्या कहते हैं, कितने रेट कट्स वो लोग होप कर रहे हैं, ये सब देखना बाकी होगा। फिर दिसंबर 18 यानी थर्सडे को हम देख सकते हैं सीपीआई का डेटा हुआ आते हुए, बेसिकली नवंबर के सीपीआई का डेटा आता हुआ एंड डेटा हम अगेन इकोनॉमिस्ट यही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 3% तक का हम इन्फ्लेशन आता हुआ देख सकते हैं डेटा में। लेकिन देखते हैं क्या इन्फ्लेशन बढ़ता है या फिर कम होता है। तो 18 के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, उस पे सबकी नज़र रहेगी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट एक्चुअली दिसंबर 19 को है, जहाँ पे बैंक ऑफ जापान जो है वो अपना डिसीजन बताएगी कि वो इस बार रेट कट इंक्रीज, मतलब जो रेट कट करेगी या नहीं करेगी। वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, बट बेसिकली ये निकल के रूम न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि जो बीओजे है वो जो है रेट बढ़ाएगी, तो 25 बेसिस पॉइंट से रेट बढ़ सकता है, ऐसा उनका कहना है। तो फाइनली 75, आई थिंक 75 बेसिस पॉइंट्स हो जाएगा। ये 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने के बाद 75 बेसिस पॉइंट तक जो है वो लोग ये साल में ही रेट हाइक कर देंगे एंड उस वजह से भी लोगों को फियर है, क्रिप्टो को ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, येन का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो जितने भी जो येन रिलेटेड एसेट्स है वहाँ पे हम देखेंगे लोग पैसा सेल ऑफ करते हुए एंड जहाँ आप देख सकते हैं काफी सारे, क्योंकि एक टाइम था आज से लास्ट ईयर की बात है, जहाँ जब तक बैंक ऑफ जापान जापान में आपको लोन पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता था, लेकिन अभी आपको अगर 75 बेसिस पॉइंट या 0.75% अगर आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े, तो आप कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आप सोचोगे, स्पेशली लोन उठा के तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। जब जो लोग अभी तक करते हुए आ रहे थे, जो भी येन में लोन उठाते थे, जापान से लोन उठाते थे एंड वो यूएस मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में डालते थे एंड क्योंकि उनको 0% इंटरेस्ट था, तो उनको वहाँ पे इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो यहाँ से जितना भी पैसा वो लोग कमाते थे, जितने भी प्रॉफिट्स वो लोग गेन करते थे, सब वो उनके पॉकेट में ही जाता था। लेकिन अगर अभी उनको पैसा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो लोग इस चीज़ को कट ऑफ करेंगे, वो लोग पैसा मार्केट से निकालेंगे एंड अपने लोन भर देंगे, तो ये ऐसा होगा। तो ये हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एंड ये जो बैंक ऑफ जापान का डिसीजन है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, आई थिंक मार्केट ने ऑलरेडी इसको प्राइस इन करके ही चल रहे हैं कि 70 मतलब 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। लेकिन अगर उससे थोड़ा भी ज़्यादा होता है तो ये मार्केट में एक शार्प डिक्लाइन ला सकता है। तो उस बात का एक काफ़ी बड़ा यू नो फियर है मार्केट में। तो अगला न्यूज़ आर्टिकल है एम वाई एक्स फाइनेंस के ऊपर। तो एम वाई एक्स फाइनेंस जो है काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 25% ऊपर है एम वाई एक्स फाइनेंस। तो इसके बारे में बात करते हैं। एम वाई एक्स फाइनेंस बेसिकली एक डेक्स है, जैसे हाइप एक डेक्स है, ये भी एक सॉर्ट ऑफ डेक्स है जो कि आपको अ, ये क्या बोलते हैं इसको, परपेचुअल ट्रेडिंग आपको प्रोवाइड करता है, तो आपको फ्यूचर्स भी मिलता है, सब कुछ आप कर सकते हैं इस पे। तो बेसिकली एम वाई एक्स फाइनेंस में हो ये रहा है कि जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 41% से जंप आया है डेली वॉल्यूम में। तो उस वो एक रीज़न है कि क्यों एम वाई एक्स फाइनेंस में इतना अच्छा खासा एक बाइंग आ रही है। दूसरा, ओपन इंटरेस्ट भी जो है एम वाई एक्स फाइनेंस का काफ़ी बड़ा है, जो अभी ऑलमोस्ट 45 मिलियन के आसपास जो है ओपन इंटरेस्ट, जिसका मतलब बेसिकली ये मतलब होता है कि नए पोजीशंस 45 मिलियन यूएस डॉलर्स के जो है नए पोजीशंस जो है लिए गए हैं एम वाई एक्स फाइनेंस में। एंड तीसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है एम वाई एक्स फाइनेंस के लिए कि वो उसका जो उनका जो वी सेकेंड वर्जन V2 जो अपग्रेड आने वाला है, उसको लेके काफ़ी लोग ऑप्टिमिस्ट है। तो वो एक ऑप्टिमिस्टिक है, वो एक रीज़न है। तो ये कुछ 3 रीज़न्स है जिसके वजह से एम वाई एक्स फाइनेंस जो है वो अपने अ, अभी ऑलमोस्ट एक हफ्ते में 25% ऊपर है। अगला न्यूज़ आर्टिकल है काफ़ी इम्पोर्टेंट, स्ट्रैटेजी। तो क्रिप्टो न्यूज़ हो और हम माइकल सेलर
स्ट्रैटेजी की बात ना करें तो कैसे? तो स्ट्रैटेजी ने फिर से इस बार एक हफ्ते के अंदर जो 8th से लेके 14th दिसंबर यानी पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट 10,645 बीटीसी नए ऐड किए हैं अपने ट्रेजरी में एट एंड वो उन्होंने ऑलमोस्ट 980 मिलियन पे किया था बीटीसी के लिए। एवरेज प्राइस था 92 मिलियन पर बीटीसी एंड अभी एज ऑफ नाउ जो स्ट्रैटेजी है वो 671,268 बीटीसी होल्ड करता है जिसका वर्थ है 60 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये छोटा मोटा कोई कंपनी नहीं रहा, एक बहुत बड़ा एक ट्रेजरी कंपनी है जो 60 बिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ के जो है बीटीसी होल्ड करता है। पूरा मार्केट यहाँ पे डरा हुआ है लेकिन माइकल सेलर बिल्कुल भी नहीं। माइकल सेलर बस खरीदते जा रहे हैं बीटीसी एंड आई थिंक वो जब खरीद रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही खरीद रहे होंगे। एनीहू, तो ये है मार्केट का हालचाल। मार्केट में अब लोगों को धीरे-धीरे लगने लगा है कि वापस अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट अब यहाँ से नीचे ही जाएगा। लेकिन आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? आप क्या एंटिसिपेट करते हैं क्या मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा? अगर जाएगा तो क्या लेवल्स हो गए? आज से मैं 1 महीने, 3 महीने के बाद की बात करता हूँ, तो बीटीसी का क्या वैल्यू होगा? क्या प्राइस होगा? आप बताइए इथेरियम का क्या प्राइस होगा? कितने प्राइस तक ये गिर सकते हैं? नीचे कमेंट कीजिए एंड मैं आपके कमेंट्स के लिए वेट करूंगा एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वाचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।